तो गृह मंत्रालय ये सारे कार्य कर रहा है, कर रहा है। इसके साथ गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? केंद्र राज्य के मध्य संबंध भी देखता है, देखता है। संघ शासित प्रदेशों का प्रशासन देखता है। जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, पुलिस बल, उसका प्रबंधन कौन देखता है? हैं? आदि कौन देखता है? गृह मंत्रालय देखता है। उद्देश्य क्या है? आंतरिक सुरक्षा, ओझल ना होने देना। ये कभी ओझल ना होने दीजिएगा। इतनी बातें हो गई, लिखवानी पड़ेंगी। सोच लें, समझ लें। मैं एकदम मेंटली प्रिपेयर्ड हूं, मैं एकदम मानसिक रूप से तैयार हूं। तैयार होना आप लोगों को है। कर लेंगे इतना? आंतरिक सुरक्षा के घटक बता सकते हैं कि आंतरिक सुरक्षा में क्या क्या है? ये तो बता देंगे ना? चल रहा है? लिखवाने की कोई आवश्यकता? कुछ बातें नोट करिए। ये हो गया है? इतना हो गया है ना? हाँ हाँ, अरे मैं बैठ जाता हूं और कल से तकिया मंगवाऊंगा कि सर थोड़ा सा लेट जाइए। गर्मी होने लगे। आए, ये कहां गया? अरे मैं कुछ किया ही नहीं, ये तो जादू हो गया। हाँ, अच्छा अच्छा, ये कनेक्ट है? अच्छा, इसे कनेक्ट है ना? तो आप हटा रहे हैं क्या? ओहो, मजा ये ले रहे हैं। लिखें लिखें, जल्दी लिखें। बड़ा मसला एक छूटा हुआ है, बहुत बड़ा। 1950 से लेकर आप लोगों को 2022 तक लेके आज चलना है। वही सोच के दम फट रहा है, देखना है। हो गया है? लिखिए, कंटिन्यू करिए। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, मैं बोल रहा हूं। आंतरिक सुरक्षा के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए गृह मंत्रालय के द्वारा अपने दायित्वों का, कर्तव्यों का, अपने दायित्वों का निर्वहन समुचित ढंग से किया जाता है, जिससे आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। जैसे एक दो करके नोट कर लीजिएगा। जैसे सीमाओं का प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का प्रबंधन, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का प्रबंधन,
केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध, संघ शासित प्रदेशों का प्रशासन, आदि आदि लगा दीजिएगा। इतना हो गया, एक रफली आइडिया आपके पास हुआ। पैराग्राफ फिर चेंज करिए। स्वतंत्र भारत नव निर्माण की प्रक्रिया से गुजरते हुए इस आशा के साथ आगे बढ़ रहा था जिससे भारत को विकास एवं प्रगति के पथ पर अग्रसर किया जा सके। किंतु आंतरिक सुरक्षा के समक्ष समस्याओं ने विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर दी। तथा नवनिर्माण की प्रक्रिया भी बाधित हुई है। इतना हो गया। चलिए अब आते हैं मुद्दे पे। वो कौन सी बातें हैं जिसके वजह से देश हमारा क्या चाहता था, और ये हम नहीं कह सकते कि देश हमारा जो चाहता था उस रास्ते से हम भटक गए हैं, लेकिन दुश्वारियां जरूर पैदा हुई हैं। वो क्या हैं समस्याएं? क्या हैं चैलेंजेस? एक ये तैयार हो जाए, और दूसरा कि क्यों है, और तीसरा इसका समाधान। खत्म। आंतरिक सुरक्षा से सर गायब, बाह्य सुरक्षा में लग जाएंगे। अंदर तो ठीक हो गया, थोड़ा बाहर देखा जाए। नहीं पकड़ में आ रहा है कुछ? हमें क्या करना है, यह देखना है कि
वह चुनौतियां हैं कौन कौन, ये क्यों, ये कारण, उसका क्या समाधान है। 3 चीजें बस तैयार रखना। आंतरिक सुरक्षा से आने वाले सवाल आप कर ले जाओगे। वो क्या कारण है, क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं के क्या कारण, उन कारणों का क्या निदान है, बस 3। क्या समस्या है, सामने आ रहा है, उन समस्याओं के क्या कारण है, ये कारण है, इनका क्या सॉल्यूशन है, यही है ना। अब इसी में से कोई एक उठा के पूछेगा। अब क्या उठा के पूछेगा, तो हमको लग रहा है कि उस आंतरिक सुरक्षा के सामने चुनौती साइबर को लेकर आ सकता है। आता है, अच्छा अच्छा ठीक है, आता है, आएगा भी, हर बार आता है। अच्छा, तो हर बार का मतलब समझ नहीं है आप। हाँ, ये कहिए कि पिछले 2 वर्षों से लगातार आ रहा है। अच्छा, वजह उसका ना कि पूरी दुनिया के लिए ये एक चिंता का विषय बन गया है, तो आ सकता है। तो तैयार अगर हो जाएगा तो लिख भी सकते हैं, और दूसरा आप लोग इस पर निबंध भी लिख सकते हो। सही में बता रहा हूं, मेरे पढ़ाने के 2 उद्देश्य, एक तो जनरल स्टडीज में कर जाइए, और दूसरा आराम से भाई आंतरिक सुरक्षा है। जब भी डिस्टर्ब कोई करेगा तो छींक आएगी, अंदर का सिस्टम सही नहीं है। और कुछ गिराओ, हाँ गिराइए। आंतरिक सुरक्षा ही है। आंतरिक सुरक्षा को जैसे समस्या पैदा होगी, नाक से पानी गिरेगा, नहीं है। तो हमें कारण पता चल जाए, निदान कर लिया जाए। है? किसका भाई? अच्छा, भाई ये तो रक्षा का ध्यान जाएगा, छींक रहे हैं तो छींक बंद कर देगा। अच्छा, बाह्य सुरक्षा अंदर से छींक आती है कि बाहर से आ रही है? अब आप यही तो सोच पकड़नी है आपको। छींक अंदर से आ रही है, कारण बाहर का प्रभाव डाल रहा है। अब दोनों एक दूसरे से पृथक नहीं रह गए हैं, कहां हो। बाह्य सुरक्षा का विषय ठीक है, आंतरिक सुरक्षा का विषय भी हमें मालूम है, लेकिन अब कारक एक दूसरे को जोड़ चुके हैं। अब कारक एक दूसरे को जोड़ चुके हैं। बाह्य देशों के द्वारा लगातार हमें अव्यवस्थित, अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो बाह्य कारण और आंतरिक कारण दोनों एक दूसरे के मिल चुके हैं। तो ये कहिए कि छींक आ रही क्यों, तो आंत में कीड़ा काट रहा होगा। आंत में कीड़ा क्यों काट रहा होगा, तुम कहेंगे कि विषाक्त भोजन होगा। विषाक्त भोजन कहां से आया, तो खेत में प्रदूषण युक्त पानी था, खाद था, इससे आया। तो बाहर की चीज आई गई अपने आप, पॉल्यूशन आना ही आना है। आंतरिक सुरक्षा के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, तो मैं सीक्वेंस लेके चल रहा हूं, और सीक्वेंस तैयार कर लेना बस। सीक्वेंस से लिखने का नंबर आपको कुछ और मिलेगा, और जो पूरा लिखेंगे उन्हें भी नंबर मिलेगा, लेकिन यह है कि सीक्वेंस वाले को नंबर ठीक मिल जाएगा। नहीं है, शरीर का अंग बताने के लिए कहे सिर, पैर, पेट, तो बता वो भी रहा है, एक सीक्वेंस से बता रहा है, तो थोड़ा सा फर्क हो जाता है। तो मैं सीक्वेंस से लेके आपके बीच में आ रहा हूं। पहली चुनौती या समस्या क्या है? स्वतंत्रता से पहले कुछ चीजें हमें विरासत में मिली हैं, कुछ चीजें हमें विरासत में मिली हैं, और वो विरासत में क्या मिली हैं? गरीबी मिली थी, बेरोजगारी मिली थी, असमान विकास मिला था। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये मौजूद थे
तो समस्याएं तो आएंगी ही। आंतरिक सुरक्षा के समक्ष क्या चुनौतियां हैं और इनके क्या कारण। तो कारण को जब हम पढ़ेंगे ना, तो मैं 3 क्लासिफिकेशन में बांटूंगा। 3 क्लासिफिकेशन में, कि कुछ कारण हमें विरासत में मिले, कुछ कारण दलगत राजनीति की वजह से मौजूद है, और कुछ कारण प्रशासनिक अक्षमता की वजह से। मैं ऐसे ही लिखता था, तो हमें 60 to 65% मार्क्स मिलता था ऑप्शनल में, उससे कम आज तक नहीं मिला। 3 अटेम्प्ट दिया, एक में प्रीलिम्स नहीं हुआ था, किसी में उससे कम नहीं नंबर मिला। PSIR में आज तक 370 से कम मुझे नंबर नहीं मिला था, समझ लें। तो होती है चीजें कि कुछ विषय आपके पकड़ में हो और थोड़ा सा दूसरे से अलग कर दें, होता वही है, बस थोड़ा सा अलग कर देंगे तो एक आध नंबर ज्यादा मिल जाता है। और एक आध नंबर की अपनी एक अहमियत होती है। एक नंबर पे 15,000 20,000 बच्चे होते हैं जो छटते हैं, है ना। तो थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो मिल सकता है। स्वतंत्रता से पहले ये देख रहे हैं, ये हिंसा हुई थी, तारीख याद है? भूल गए सब, बहुत अच्छा। इससे क्या होता है ना, कि आपके कॉन्सेप्ट को, फैक्ट जो है ना, मजबूत कर देता है। ये कोई कहता है कि मेंस केवल फैक्ट कॉन्सेप्चुअल होता है, प्रीलिम्स केवल फैक्चुअल, ऐसा नहीं है। ये पूरा एग्जाम ही कॉन्सेप्ट और फैक्ट का है। जब कोई आप बात कहते हैं तो उस बात के समर्थन में कुछ फैक्ट दे देते हैं, तो इससे साबित होता है कि हाँ ऐसा हुआ था। ये एक फैक्ट है। फैक्ट का मतलब जिसमें बदलाव नहीं है। कॉन्सेप्ट में बदलाव हो सकता है कि आज कुछ और अवधारणा है, बाद में कुछ और हो जाए, नहीं है। लेकिन फैक्ट्स में बदलाव नहीं होता, और इसमें अगर बदलाव किए तो इसी को कहा जाता है कि आप इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। यही है। तो फैक्ट्स में बदलाव नहीं हो सकता है। यह फैक्ट है कि मैं अपने बच्चे का बाप हूं, यह फैक्ट है। अब इसमें बदलाव नहीं कर सकते। बदलाव किए कि बवाल हुआ। ये कैसे कह सकते हो कि तुम उसके बाप हो? वो किसी और का भी हो सकता है, बदलाव हुआ नहीं। तो फैक्ट्स में बदलाव नहीं हो सकता, कॉन्सेप्ट में बदलाव हो सकता है। कॉन्सेप्ट में बदलाव हो सकता है। मैं उदाहरण दे सकता हूं कि पॉलिटिकल साइंस इज अ स्टडी ऑफ स्टेट। पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट एंड एंड्स विद द स्टेट्स। ये ट्रेडिशनल अप्रोच था कि राजनीति शास्त्र राज्य का अध्ययन है। राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य से होता है। इस कॉन्सेप्ट में बदलाव हो गया और कहा गया कि राजनीति शास्त्र में राज्य का नहीं बल्कि व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। राजनीति शास्त्र में जिन संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, उन संस्थाओं का अध्ययन करने से फायदा नहीं है। अब हमें अध्ययन करना होगा किसको, किसका अध्ययन करना होगा? तो उन संस्थाओं में जो व्यक्ति है। देख रहे हैं बदलाव? तो कॉन्सेप्ट में बदलाव होता है, फैक्ट्स में बदलाव नहीं होता। और कॉन्सेप्चुअली आप जितना ज्यादा साउंड होंगे, नई नई सोच आती जाती है, नई नई सोच। और उस नई सोच की पुष्टि कौन करेगा? फैक्ट्स करेगा। तो स्वतंत्रता से पहले हमारे देश में सांप्रदायिक दंगा हुआ, सांप्रदायिक हिंसा हुआ, लाखों लोग मारे गए थे। हमें यह उम्मीद थी
कि इस सांप्रदायिक दंगा को हम न केवल नियंत्रित करने में सफल होंगे, बल्कि इसका हम अस्थायी समाधान भी कर लेंगे। किंतु किंतु स्वतंत्रता से पहले शुरू हुआ यह सांप्रदायिक हिंसा सांप्रदायिक दंगे का रूप ले लिया। और किस लिए? दलगत राजनीति की वजह से। टर्म मैंने यूज किया, मुख्य परीक्षा में जब लिखते हैं तो इसका संजय विच्छेद वगैरह नहीं किया जाता, पोस्टमार्टम नहीं किया जाता, शब्द लिखते हैं निकल जाते हैं, अर्थ बताने के लिए समय नहीं है आपको। तो दलगत राजनीति तो हमको लग रहा है कि जो क्लास किए हैं समझ में आया होगा। दलगत राजनीति समझ में आता है? नहीं ना? नहीं आया ना? उधर मोहतरमा, दलगत राजनीति क्या? किस लिए? हाँ हाँ सही। बताओ भाई, कुछ और बताएं। बिल्कुल, दलगत राजनीति का अर्थ यह होता है कि सही है या गलत इस आधार पर हम फैसला नहीं करते, हम इस आधार पर फैसला करते हैं कि हमारे पार्टी के अनुसार सही है या गलत है। हमारे पार्टी के लिए अगर फायदेमंद है तो सही है, उसी को हम दलगत राजनीति कहते हैं। स्वतंत्रता से पहले राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए सांप्रदायिक हिंसा की शुरुआत हुई और एक देश की नींव पड़ी, लेकिन स्वतंत्र भारत में भी यह सांप्रदायिक हिंसा उसी राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए सांप्रदायिक दंगे के रूप में आज भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है। एक कारण हो गया, पकड़ में आया कारण? नहीं, नहीं आया। लिख लो लिख लो लिख लो बेटा, लिख लो, तब तो समाधान आएगा ना। अभी हम कारण पे दो दो तीन तीन लाइन कारण पे लेके चलने हैं। हाँ 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 जाइए। अरे जाओ जाओ, लेकिन तुम्हारे कलाई में आ रहा है फोन। अरे अच्छा अच्छा, बात कर लो। अच्छा स्मार्टफोन है, अच्छा स्मार्ट वॉच। ये स्मार्ट वॉच नहीं है, ये परंपरा ये बुढ़ऊ लोगों का है। आप लोग भाई देख रहे हैं स्मार्ट एक से एक बैठे हैं, स्मार्ट वॉच। अबे है तो घड़ी है कि कुछ और बताएगा? स्मार्ट वॉच आए कल आता है, कल बता दिया ना, इसमें नहीं बताएगा। स्मार्ट हो तो स्मार्ट उसको कहा जाता है कि आपको भनक लग जाए, दूसरे को भनक ना लगे, ये स्मार्ट है। तो वो तो मोबाइल भी बता देगा, वाइब्रेट करके बैठ जाओ, बजाने की क्या जरूरत है। सोच स्मार्ट करो, साधन स्मार्ट नहीं होते, सोच स्मार्ट होनी चाहिए। लिबास स्मार्ट नहीं होता है। स्मार्ट आदमी जिस लिबास को पहनेगा वो लिबास खूबसूरत हो जाता है, नहीं है? नहीं तो फर्जी भी आदमी को लिबास पहना बड़ा अच्छा लग रहा है, क्यों अच्छा अच्छा पहना है, गंदी सोच है। अच्छा आदमी चाहे जैसा भी पहनेगा अच्छा लगेगा। तो वॉच स्मार्ट है कि इंसान स्मार्ट है? मेटलिस्टिक फिलॉसफी, इस पूंजीवाद ने क्या किया? वस्तु को स्मार्ट बना दिया, इंसान को बौना बना दिया। अब वो चीजें हम पहनकर स्मार्ट बनने लगे। आप स्मार्ट बनिए, सोच से स्मार्ट बनिए, जीवन जीने के तरीके से स्मार्ट बनिए, बातचीत में स्मार्ट बनिए। क्या स्मार्ट वॉच गधे कहेंगे? तो ये क्या है? घुरऊ का है। बताया इसलिए मैं बहुत दिन से देख रहा था, बहुत दिन से मैं देख रहा था, वॉच करता रहता हूं, देखते रहता हूं भाई, है ना। वस्तु स्मार्ट नहीं होती है, सोच बदल लो। पदार्थ स्मार्ट नहीं होता, आप होते हैं।
वॉच उसका स्मार्ट है, वो गधा है, हैं? मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोग बोले हैं स्मार्ट वॉच पहना है। पहला वाला लिख लो। पहला कारण बोले, पहला कारण बोले, हाँ बोल, लिखिए लिखिए। स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रता से पूर्व 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा ने व्यापक स्तर पर सांप्रदायिक हिंसा को जन्म दिया। स्वतंत्र भारत सरकार को स्वतंत्र भारत सरकार को यह अपेक्षा थी कि विभाजन के पश्चात यह समस्या भी समाप्त हो जाएगी। विभाजन के पश्चात यह समस्या भी समाप्त हो जाएगी, किंतु देश के विभिन्न भागों में होने वाले सांप्रदायिक दंगा ने, होने वाले सांप्रदायिक दंगों ने आंतरिक सुरक्षा के समक्ष एक चुनौती के रूप में विद्यमान है। जैसे जैसे सिख विरोधी दंगा, सिख विरोधी दंगा, 84 में हुआ था ना। अच्छा अच्छा। दूसरा हाशिमपुरा नरसंहार, मेरठ दंगा, मेरठ दंगा ही कहते हैं उसको। मेरठ में गांव है हाशिमपुरा, तो पढ़े हैं आप लोग, तो बताए हो ना, सब भूल गए तो हमारे तरफ क्या मुंह देख रहे हो? मैं केवल हिंट कर रहा हूं। हाशिमपुरा नरसंहार बताया था, क्या बताया था इसमें? हाँ बताओ, कानू बताओ। नहीं, नंबर ऑफ पर्सन इज लेस देन 4, नॉट 4, 6, 42 लोगों को। मेरठ में एक स्थान है हाशिमपुरा गांव, उस गांव में मुस्लिम नौजवान थे और पीएसी के नौजवान यह कहकर गए कि हमें आदेश है कि यहां पर आप सुरक्षित नहीं हैं, हमें आदेश दिया गया है कि आपको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। 42 नौजवानों को निकाला गया और सड़क पे खड़ा करा के गोली मारी गई थी। यह सांप्रदायिक दंगा था।
तो हाशिमपुरा नरसंहार, गुजरात दंगा, गोधरा कांड और गुजरात दंगा मेंशन कर लेना आप लोग, है ना। वाइज नहीं होना है हमको। पढ़ाते समय मैं हमेशा आप लोगों से बोला हूं कि किसी भी विषय को लिखते समय वाइज न होइएगा, जिससे यह लग जाए कि एक एडमिनिस्ट्रेटर के गुण को आप खो रहे हैं। पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं। अगर ऐसी घटनाओं की अगर हम चर्चा करें तो कोशिश करना हमेशा कि बैलेंस लेके चलो, बैलेंस। यह सत्य है कि हमारे देश में सांप्रदायिक दंगा हुआ है और उस सांप्रदायिक दंगे में ज्यादातर पार्टिसिपेशन हिंदूज का रहा है। तो दूसरे तरफ मुस्लिम्स, दूसरे तरफ कहीं क्रिश्चियन, दूसरे तरफ कहीं सिख। हमें बैलेंस बना के चलना है। प्रशासनिक अधिकारी की सबसे बड़ी विशेषता होती है मध्य मार्ग अपनाता है, अपनी बात कह के निकल लेता है। अब ऐसी बात ना कह दीजिएगा जिससे साबित हो जाए कि आप पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर चल रहे, जवाब दे रहे हैं। हमें जवाब एकदम बैलेंस बना के चलना है। ये हो गया, फिर दे दीजिए। मुजफ्फरनगर दंगा, मुजफ्फर ही नगर है ना, मैं मुजफ्फरनगर और मुजफ्फरपुर में कंफ्यूज हो जाता हूं। मुजफ्फरपुर बिहार में है। कोई है इस क्लास में? मुजफ्फरपुर, तुम मुजफ्फरपुर से हो? हाँ, बिहार से। बिहार में कहां से हो? बक्सर से। अरे तो बक्सर में युद्ध की कहानी सुनी होगी। किससे सुनी थी? अच्छा, हिस्ट्री में पढ़ी थी, घर में नहीं सुनी किसी से कि तुम उस बक्सर की रहने वाली हो जहां पर इतिहास की धारा पलट गई थी। दिल्ली इसलिए हाँ, दिल्ली इसलिए भेजा जा रहा है कि तुम भी इतिहास की धारा बदलोगी। बदलोगी? हाँ, बदलना कोशिश करो आप लोग। हो गया। दूसरा ये पहला रहा। हो गया, पहला हो गया। और लेकर आना चाहें तो 2022 से लेकर आ जाओ। जहांगीरपुरी दंगा भी दिखा दो, दिल्ली दंगा दिखा दो। हो सकता है दिल्ली में होने वाला सांप्रदायिक दंगा, जहांगीरपुरी दंगा दिखा दो। मेजर दिखाना है हमें, दिल्ली दंगा दिखा सकते हैं। दिल्ली दंगा 21 में हुआ था ना? 20 में हुआ था। हाँ हाँ, 20 में हुआ था, उसको दिखा सकते हैं आप। बाकी जहांगीरपुरी तो एक छोटा सा जगह था, वहां पे हुआ था। ऐसे तो छुटपुट पता नहीं कितने जगह हुए हैं। अब मेजर सांप्रदायिक दंगों में एक दंगा है जिसका नाम है भागलपुर। बिहार में एक भागलपुर है तुम्हारे? हाँ, बिहार में है भागलपुर कि भागलपुर में बिहार है? तो भागलपुर का दंगा बहुत, मतलब क्या मैं आप लोगों से बताऊं कि गन्ने के खेतों में लाशें पड़ी थी। गन्ने के खेतों में लाशें पड़ी थी। इंदिरा गांधी उस वक्त प्रधानमंत्री थी। दूसरा कि वहां के खेतों में जो कुएं थे ना, कुएं में ऊपर तक लाशें पड़ी थी। बहुत मतलब हृदय विदारक कहा जाता है। तो घटनाएं थी, उसी में से एक निकला था जिसको आप नाम देते हैं हुस्नारा खातून, सुने होंगे। निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार जिसमें से आया था 79 में। तो बहुत दंगे हुए हैं। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें कि अल्लाह मालिक दे, लेकिन दंगा ना दे किसी को भी, क्योंकि मारे जाते हैं सीधे लोग, हरामी टाइप के भाग जाते हैं। जो असामाजिक तत्व होते हैं ना, भाग जाते हैं, और सीधे साधे इंसान दोनों तरफ से मारे जाते हैं। जो दंगे को जानता ही नहीं, वो इस उम्मीद के साथ दंगे में कूद जाता है कि हम जाएंगे तो नियंत्रित कर लेंगे, और वही बलि का भेंट चढ़ा दिया जाता है। तो दंगा ना हो, क्योंकि दंगे में आंखों पर पट्टियां बांध दी जाती हैं। आंखों पर पट्टियां बांधी है। क्या आप ऐसे समाज की कल्पना कर सकते हैं जिस समाज में हम रहते हैं सिविल सोसाइटी कहते हैं? यह सभ्य समाज है। क्या ऐसे सभ्य समाज में कल्पना कर सकते हैं कि जो लड़की हमसे शादी करने से इनकार कर दे मोहब्बत में, उसके घर में हम जाएं
और उसके मुंह पे तेजाब फेंक दें? ये सभ्य समाज के लिए? मतलब इस लेवल तक हम जा सकते हैं कि एक छोटा सा बच्चा जिद करता है और उसका चाचा छत पे ले जाकर उसको फेंक देता है नीचे। यह सभ्य समाज है, दिल्ली की घटना है। यह सिविल सोसाइटी का एक पार्ट बनते चला जा रहा है। सभ्य समाज में ऐसे कृत्य का कोई स्थान नहीं होता है। सभ्य समाज में अगर हमारे परिवार में या किसी के भी परिवार में, समाज में कोई महिला अगर प्रेग्नेंट है, मां बनने वाली है, तो लोग उसे मदद कर देते हैं। लेकिन ये दंगाई दंगाई होते हैं। पेट से बच्चे को निकालकर त्रिशूल पर लहराया जाता है। अब बताइए इसमें धर्म कहां से है, जाति कहां से है? आप आईएएस बनने के लिए आए हैं, किसी के माँ बाप डॉक्टर बनाने के लिए भेजते हैं, इंजीनियर बनाने के लिए भेजते हैं। ये पॉलिटिशियन हमें दंगाई बना रहे हैं, क्रिमिनल बना रहे हैं। उनका बच्चा विदेशों में पढ़ रहा, उनका बच्चा बड़े बड़े पदों पर बैठा, हमें क्रिमिनल बना दिया। और अफसोस इस बात की कि इस पर हम सोचते भी नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है। हम तुम्हारे सबसे बड़े फैन तब हो जाते जब तुम अपने बच्चे को हमारा नेतृत्व करने के लिए भेजते कि चलो दंगाइयों का नेतृत्व तुम करो, ये मारा जाएगा, तुम भी मारे जाओगे, तुम भी बच के ना आना। लेकिन फिर पता नहीं क्यों पर्दा पड़ा हुआ है। यह सांप्रदायिक दंगा है। कभी कभी जब मैं मूड में रहता हूं तो संविधान सभा पढ़ाते समय कुछ ज्यादा ही हमको लगता है कि इमोशनल हो जाते हैं, तो उस दौरान ये बातें और निकल के आती हैं। 16 अगस्त 1946, चलिए भगाई। सांप्रदायिक संघर्ष समझ में आया? यह आंतरिक सुरक्षा के सामने चुनौती है। दूसरी घटना देखिए, एकदम कोशिश कीजिएगा सीक्वेंस से रहे और सीक्वेंस में ही जवाब भी देने हैं। जो मेजर प्रॉब्लम आएंगे, ये चुनौतियां हैं, वो क्या हैं, ये हैं। इनके लिए भारत सरकार ने क्या किया है, ये किया है। दूसरी बात है कि जिस भाषा को हम अपनी सबसे बड़ी समृद्धि समझते थे, वही भाषा भारत के सामने एक चुनौती बनकर खड़ी हो गई। जो भाषा हमारी पहचान थी, हमारी समृद्धि की पहचान थी, वही भाषा आज भी मैं कह सकता हूं कि भारत को एकता के सूत्र में, डाइवर्सिटी, देखो फेडरल सिस्टम यह होता है कि जो डाइवर्सिटी वो बनी रहे, संघीय व्यवस्था का अर्थ कि जो विविधता है बनी रहे। एकात्मक व्यवस्था में डाइवर्सिटी नष्ट कर दी जाती है। केवल एक पहचान होती है, राष्ट्र की पहचान होती है, देश की पहचान होती है। एकात्मक शासन में राज्यों की कोई पहचान नहीं, रहने वाले लोगों की संस्कृति, भाषा की कोई पहचान नहीं होती है। हम फेडरल सिस्टम को अपनाए और कुछ बेसिक के रूप में यूनिटरी सिस्टम को भी इन्वॉल्व कर दिया। सिर्फ उद्देश्य यह था कि हमारी डाइवर्सिटी भी बनी रहे और देश भी बना रहे। तो भाषा भी एक समस्या के रूप में हमारे सामने आई। देखिए यही भाषा है ना, यही भाषा है। भाषा एक समस्या बन गई आंतरिक सुरक्षा के लिए। भाषा क्या करती है, हमें जोड़ती है। नहीं, भाषा जोड़ती है कि नहीं जोड़ती है? मानते हैं आप लोग? मानते हैं या नहीं मानते हैं? हमको तो लगता है कि तोड़ती है। नहीं, भाषा जोड़ती है, हमें लग रहा है तोड़ती है। भाषा जोड़ती है, आप कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि तोड़ती भी है। दोनों का सेम लैंग्वेज जोड़ता है और दूसरी भाषा तोड़ती है। ये कहां से सोचा गई? अनेक भाषाएं भाषाओं की समृद्धि को बताता है कि भाषा के लिहाज से भारत कितना मजबूत है। लेकिन जब किसी के अंदर यह भावना आ जाए कि हमारी श्रेष्ठ है, वहां पे फिर ये तोड़ने का काम करने लगती है।
पकड़ में आया है? उर्दू जबान कहाँ की है? कहाँ की? कहाँ से आई आवाज? अच्छा, मेरठ से आई है। किसके समय में? ऐसे ही बस मेरठ निकल गई कि सही में मेरठ से आई है? किसके समय में? रजिया सुल्तान? नहीं। समुद्रगुप्त? अच्छा, ये नहीं था। अच्छा, अमीर खुसरो मेरठ में रहते थे क्या? हाँ, मेरठ में थे कि निजामुद्दीन औलिया के शागिर्द थे? छाप तिलक सब छीनी, वही ना अमीर खुसरो? उर्दू भाषा को ले आए तो मेरठ में रहते थे, कहां से पढ़ लिया? खैर, जैसे भी हो, भाषा अलग अलग भाषा होना, देख लो आप, अलग अलग भाषा होना हमारी समृद्धि का प्रतीक होती है। और जब वही अलग अलग भाषाएं एक दूसरे से श्रेष्ठ होने की दौड़ में हो जाएं, तो फिर वो बिखराव का कारण बन जाती है। बिखराव का कारण बन जाती है। उर्दू किसी और का बना दिया गया, हिंदी किसी और की बना दी गई, संस्कृत किसी और की बना दी गई। संस्कृत जबान को बोलने वाला यह प्रमाणित करता है कि वो ब्राह्मण होगा? बताओ आप। लेकिन यही तो पहचान है, यह बनाई गई है। मैंने आपसे कहा कि अनेक भाषाओं का होना हमारी मजबूती को दिखाता है, कि हम कितने मजबूत हैं कि एक देश में अनेक भाषाएं, सब अपने अपने स्तर पर मजबूत हैं। लेकिन जब ये अनेक भाषाएं अपनी श्रेष्ठता साबित करने लगे और भाषाओं पर, तो फिर टूटन होने लगती है, समाज में चुनौती पैदा होने लगती है। संस्कृत बोलने वाला, यह बता दिया गया कि हिंदू ही होगा, उर्दू बोलने वाला मुस्लिम ही होगा। यह किसने कहा? गुरुमुखी बोलने वाला, यानी सिख भाषा बोलने वाला, गुरुमुखी बोलने वाला सिख ही होगा, यह कहां से कहा जा सकता है? क्या उस पंजाब में क्रिश्चियन नहीं है, मुस्लिम नहीं है, वो भाषा नहीं बोलते होंगे? तो भाषा किसी एक की कैसे हो गई? बुजुर्ग लोगों को देखिए आप, आपके घर में अगर बुजुर्ग लोग हों तो वो फर्राटे से उर्दू बोलते हैं, तो हिंदू हो गए। अगर दादा पढ़े लिखे हों, वो इंग्लिश बोलने की अंग्रेज भी शर्म आ जाए, तो अंग्रेज हो गए। लेकिन भाषाएं बना दी गई, और नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि इस भाषा को लेकर व्यापक हिंसा होने लगी। देख रहे हैं आप लोग, थीम पकड़ में आया है? आप लोग इतने लोग बैठे हैं ना, ये क्लास की मजबूती है। लेकिन इसमें से कोई कहे कि नहीं हम इनसे श्रेष्ठ हैं, बिखर जाएगा। श्रेष्ठ कोई नहीं है, सब मिलोगे तब श्रेष्ठ हो जाओगे, बिखरोगे तो तोड़ दिए जाओगे। तो बिखरने में नहीं, मिलने में मजा है। लेकिन आज हमको बिखरने में मजा आ रहा है, आज हमको बिखरने में मजा आ रहा है, नहीं मजा आ रहा है? आप लोगों को भी मजा आएगा। एक होने में मजा नहीं आता, बिखरने में मजा आता है। शादी होगी, मेहरारू को लेकर चले जाएंगे अपने साथ, बिखर गए। किस लिए? बच्चा पढ़ेगा, बड़ा हो गया, अब बच्चा पढ़ेगा। पहले नहीं पढ़ता था, तुम नहीं पढ़े हो, उसी प्राइमरी स्कूल में पढ़े और आईएएस हो गए, और आज कह रहे हो कि बच्चा पढ़ेगा। बच्चा वहां पे भी पढ़ सकता है। सोच तुम्हारी कैसी है? बिखराव में विश्वास करने वाले लोग हैं ये। सोच बदलो, देश बदलेगा। नहीं है क्या? प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाला आईएएस नहीं हुआ है क्या? खूब हुए हैं, खूब हुए हैं। कॉन्वेंट में पढ़ने वाला आईएएस नहीं होता, उत्पाद बेचता है, प्रोडक्ट बेचता है। और वही प्रोडक्ट का नाम दिया स्मार्ट वॉच।
वो सिर्फ प्रोडक्ट बेचता है। और प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाला, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला प्रोडक्ट नहीं बेचता, इस देश के मूल्य को बांटता है, शेयर करता है, इस देश की सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखता है। लेकिन भाषा की श्रेष्ठता देखिए, भाषा की श्रेष्ठता देखिए कि अगर अभी अंग्रेजी कोई बोलने लगे तो मैं किसी और की क्या कहूं, मैं ही चुप हो जाऊंगा। नहीं आती, बोल लेता हूं काम चलाने के लिए, लेकिन निर्बाध गति से नहीं बोल पाता। अब वो इंग्लिश में बोल रहा है जबकि वो हिंदी भाषा भी जानता है, तो इंग्लिश क्यों बोल रहे हो? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो भाषा के लेवल पर उतारा जाओ ताकि आत्मीयता बने। लेकिन तुम क्या करो, अपनी श्रेष्ठता साबित करोगे, भाषा को लेकर तनाव पैदा होगा। नहीं है? मैंने घटना तो बताया था आप लोगों को, मैंने घटना आप लोगों को बताया था। मैं बहुत शानदार इंग्लिश बोलता था। इंग्लिश बोलने का मतलब कि विद्वान नहीं था, भाषा की जानकार था। भाषा का जानना विद्वता की निशानी नहीं है। हो सकता है कि कोई भोजपुरी बोलने वाला कालिदास के रूप में हो, तुलसीदास के रूप में हो, नहीं है। इसलिए लिबास देकर पहचान मत करो, वेट करो, तब प्रतिभा का परिचय होगा। मुझको इसका सामना करना पड़ा। मैं बहुत शानदार, पूना में रहता था, बहुत अच्छी अंग्रेजी आती थी, मतलब काम चला लेता था। शादी हुई, पत्नी को लेके गया कहां, बर्गर किंग। बर्गर किंग होता है ना, पिज्जा हट या बर्गर किंग? अच्छा, दोनों एक है। गया, कुछ साथी लोग कहे हमसे कि अबे आए उधर ले के घुमाओ, हम कहे चलो चलते हैं। गया, भाई साहब लगा अंग्रेजी बोलने। हम कहे यार पहली बार मैं पत्नी के साथ निकला हूं, साला बेइज्जत कर देगा। और वो लोग जान रहे हैं कि लड़का बहुत पढ़ा लिखा है तो पढ़ा लिखा होने का मतलब अंग्रेजी बोलता होगा। यही ना गांव की सोच है, अंग्रेजी नहीं बोले, एमए किए हैं, अलग अंग्रेजी बोल रहे। अब हमें बचानी थी, अब बचानी क्या थी, सच्चाई थी। खूब बोल लिया, तो हमें देख रही है, हम उन्हें देख रहे हैं। हम कहे बोल लिए, यस सर। मैं तुम्हारा मैनेजर कहाँ है? कोई प्रॉब्लम सर, एनी प्रॉब्लम सर? हम कहे नहीं दर्शन करना चाहता हूं, बुलाओ देखें कैसा मैनेजर है। अगर तुम ऐसे हो तो तुम्हारा मैनेजर कैसा, थोड़ा सा देखा जाए। मैनेजर स्मार्ट था, वो समझ भाग गया। कहा सर कोई गलती हो गई क्या? इज्जत भी रह गई समझाया कायदे से, हाँ इज्जत भी रह गई। अब बढ़िया से एक एक्स्ट्रा भी खिलवाया। हाँ, इसको कहते हैं स्मार्ट। स्मार्ट ऐसे बनो। भाषा अंग्रेजी बोलकर कोई अपनी विद्वता सिद्ध करके भाग जाएगा? तो अनेक भाषाओं का होना, आप इतने लोग बैठे हैं ना, डिफरेंट कलर, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट एरिया, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कास्ट, यह है ना, ये हमारी मजबूती की निशानी है। ये हमारी मजबूती की निशानी है। लेकिन इसमें से कोई एक कलर अपने आप को सुपीरियर घोषित कर दे, बिखरा होने लगेगा। और यही समस्या किसके सामने आई? भाषा के। इस भाषा के आधार पर राज्यों में व्यापक हिंसा हुई, व्यापक स्तर पर हिंसा हुई। आपने यह भी पढ़ा कि मौत भी हो गई, नहीं याद है ना? नाम नहीं पूछूंगा, ठीक है, यहां पे देने की कोई जरूरत भी नहीं है, लेकिन कम से कम स्ट्राइक हो जाए तो अच्छा है। नहीं, और ना हो तो एकदम टेंशन नहीं है, ना हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। भाषा के आधार पर राज्यों में व्यापक हिंसा हुई, और यह हिंसा इस लेवल तक पहुंच गई
आप देखिए कहां से शुरू हुई, आजादी के पहले शुरू हुई और आजादी के बाद आज तक बनी हुई है। किसको लेकर? भाषा की श्रेष्ठता को लेकर। हमारी भाषा श्रेष्ठ, हमारे ऊपर थोपिए मत, थोपिए मत। 2012 में की घटना है ये। पूर्वोत्तर राज्यों के जो स्टूडेंट्स थे ना, उनको दक्षिण भारत से निकाला गया था। किस आधार पर? भाषा के। हम कौन सा भारत बना रहे हैं? निश्चित रूप से आंतरिक सुरक्षा के सामने यह चुनौती होगी, है ना? भाषावाद जिसे वो आप कहते हो। पूर्वोत्तर राज्यों के जो स्टूडेंट्स थे, विद्यार्थी थे, उन्हें दक्षिण भारत के राज्यों से निकाल दिया गया। भाषा की विविधता, भाषाओं की समृद्धि का प्रतीक कहा जाता है। कह सकते हैं कि भाषा के लिहाज से हमारा देश बहुत मजबूत है। एक नहीं, कई भाषाएं हैं। अब कोई कहे कि हमारा देश भाषा के लिहाज से मजबूत है, कैसे? हमारे देश में एक भाषा बोली जाए, एक रंगा हो। इस दुनिया में अब एक रंगा की कदर नहीं होती, बहुरंगी होना जरूरी है। भाषाओं की विविधता भाषा की समृद्धि का प्रमाण, प्रतीक। लेकिन जब इसमें से कोई भी भाषा अन्यों की तुलना में अपने को श्रेष्ठ मानने लगे, तो भाषा को लेकर विवाद पैदा हुआ। और इस विवाद की शुरुआत स्वतंत्रता से पहले हुई और आज तक जारी है। जिसका नतीजा क्या हुआ? जिसका परिणाम आज तक क्या हुआ? कि आज भी राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत की नेशनल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है नहीं। 343 भारत की राजभाषा, राजभाषा लिखता है ना, राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। राजभाषा लिख रहा है, राष्ट्रभाषा नहीं लिख रहा है। राष्ट्र की भाषा एक होती है और राष्ट्र की वह भाषा होती है जो सारे भाषाओं में माला का काम करती है, सारे भाषाओं को एकता के सूत्र में पिरोती है। और उस भाषा के रूप में कहा गया कि हिंदी होगी, लेकिन इसे दक्षिण के राज्यों ने कभी स्वीकार नहीं किया। यह आंतरिक सुरक्षा के सामने दूसरी चुनौती है। आया? यह भी स्वतंत्रता से पहले की घटना और आज तक विद्यमान है। 2 हो गया, पलट दें, इसको पलटें। तीसरा देखो, पूर्वोत्तर के राज्य, नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो हैं, यहां की समस्या हमारे देश में शुरू हुई 1954 में। मैंने कहा ना कि डेट वाइज मैं आपको लेकर चलूंगा, कब कब कौन समस्या आंतरिक सुरक्षा के सामने आई है। 1954, 1954